हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और उसमें हमने डबल बॉन्डेड सिस्टम डिस्कस किए थे सिस ट्रांस। अब हम डिस्कस करते हैं इजेड। इस मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करें। पहली बात, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? ये दोनों डिफरेंट है, दोनों भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये जीआई शो कर सकता है, बट क्या हम इसे सिस ट्रांस कह सकते हैं? कोई भी एक भी ग्रुप इनमें कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, चारों डिफरेंट है, तो पहली बात ये जीआई तो शो करेगा, मगर ये सिस ट्रांस से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जब हम सिस ट्रांस से डिफाइन नहीं करते हैं तो हम इजेड डिफाइन करते हैं, और ये इजेड डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी सिस्टम। व्हाट इज सीआईपी? कान इन गोल्ड प्रीलॉन्ग सिस्टम। ठीक है, कान इन गोल्ड प्रीलॉन्ग सिस्टम और सीआईपी सिस्टम। इट इज ए सेट ऑफ नॉर्म्स, ये रूल्स हैं जिसके बेसिस पर ई और जेड नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। इसमें हम डिस्कस करते हैं रूल 1। रूल 1 ये है कि हम इन ग्रुप्स को जो कार्बन से एसोसिएटेड है वी विल असाइन प्रायोरिटीज। तो एक कार्बन से दो ग्रुप्स एसोसिएटेड हैं तो वी विल असाइन प्रायोरिटी 1 एंड 2। ठीक है, और जो प्रायोरिटी है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the atomic number of atom attached। तो जो भी अटैच्ड एटम है कार्बन से, उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें जो मैंने लिया था, जीआई ये शो कर रहा है प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज्यादा है हाइड्रोजन से, एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज्यादा है ब्रोमीन से। अब ऐसे में या तो 1 और 1 आमने सामने आ जाएंगे या 1 और 2 आमने सामने आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर केस में 1 और 1 आमने सामने है, ऐसे में हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे Z या जूसामैन। ओके, तो Z या जूसामैन। जूसामैन मतलब 1 1 आमने सामने हो या 2 2 आमने सामने हो। अगर मान लीजिए कि इसका हम कोई आइसोमर बनाते हैं, तो मैंने नया मॉलिक्यूल बनाया जिसमें मैंने क्लोरीन का ओरिएंटेशन हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज कर दिया। These two molecules are not identical because they have different location of atoms, restricted rotation है, कन्वर्ट हो नहीं सकते हैं। प्रायोरिटी हम असाइन करें 1 2, प्रायोरिटी हम असाइन करें 1 2, 1 के सामने 2, 2 के सामने 1, इसको बोलेंगे E। What is E? It is एंटीजन। ओके, तो हम दो प्रायोरिटीज असाइन कर सकते हैं, E फॉर एंटीजन दैट इज ऑपोजिट प्रायोरिटीज आमने सामने, Z फॉर जूसामैन आइडेंटिकल प्रायोरिटीज आमने सामने। आइडेंटिकल होंगे तो Z होगा और ऑपोजिट प्रायोरिटीज होंगी तो E होगा। अगर मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, या हम बात करें ऐसे मॉलिक्यूल की जिनमें आइसोटोप्स दिए हुए हो, हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम, ठीक है, OH आइसोटोप OH18। तो नॉर्मली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहां आइसोटोपिक ऑक्सीजन है विद 18 एटॉमिक मास। यहां पर हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 है, यहां पर क्या होगा? ड्यूटेरियम एटॉमिक मास 2। तो हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं, अगर एटॉमिक मास सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है, देन वी असाइन द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। यहां पर H और D में D की प्रायोरिटी ज्यादा होगी H से, OH और OH18 में OH18 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी नॉर्मल ऑक्सीजन से। 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, हम इसे बोलेंगे Z जूसामैन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑफ कोर्स दीज टू कैन ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों डिफरेंट है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। ठीक है, मास नंबर अलग है, नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 15 है। एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2। नाइट्रोजन 15, एटॉमिक मास 15 और प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। 1 के सामने 2, 2 के सामने 1, इसको हम बोलेंगे E एंटीजन। ओके,
तो इस तरीके से पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर, और अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है तो हम मास नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, देन वी विल लुक फॉर अदर 3 एटम्स एसोसिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये ग्रुप दिया जाए CH2Cl एंड CH2F, इन दोनों में हमें प्रायोरिटीज कंपेयर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कार्बन, और इससे जो ग्रुप्स एसोसिएटेड हैं वो है HH और Cl। सिमिलरली जो नीचे दिया हुआ है इसमें H और F ये एसोसिएटेड है, तो फर्स्ट एटम दोनों में कॉमन है। और जो नेक्स्ट 3 एटम्स एसोसिएटेड हैं वो है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और यहां पर है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो इनमें से तीनों एटम्स को हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, और ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे Cl और F में Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और इसीलिए ये प्रायोरिटी 1 होगा और ये प्रायोरिटी 2 होगा। अगर हम कुछ और क्वेश्चंस इस पर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए CH2F एंड CH2Cl, और इनकी प्रायोरिटीज हमको कंपेयर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एटम को चेक करेंगे। फर्स्ट एटम इज कार्बन, और यहां पर फर्स्ट एटम इज कार्बन, तो यहां से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। देन वी विल लुक फॉर नेक्स्ट 3 एटम्स। नेक्स्ट 3 एटम्स है HHF, और नेक्स्ट 3 एटम्स है HH एंड कार्बन। तो यहां पर F का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ये नहीं सोचे आप कि डायरेक्ट देख लिया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऐसे नहीं चलेगा। पहले फर्स्ट एटम को फर्स्ट एटम से कंपेयर करेंगे, फिर इसके 3 ग्रुप्स को इसके 3 ग्रुप से कंपेयर करेंगे। अगर ये भी सेम है तो फिर हम आगे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने से आप लोगों के जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। यहां पर अगर अपन देखें, ठीक है, CHCl2 और CH2F, काफी आसान क्वेश्चन है। कार्बन दोनों में सेम है, यहां पर क्लोरीन एसोसिएटेड है, यहां F है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, CHF2 एंड CH2Cl। नेक्स्ट अपन देखें, यहां पर कार्बन से एसोसिएटेड है HFF और यहां एसोसिएटेड है HHCl। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है और इसलिए क्लोरीन की तरफ प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके, इसमें हम कंपेयर करें, फर्स्ट एटम कॉमन, सेकेंड एटम कॉमन। अब यहां पर एसोसिएटेड है Br, यहां Cl, हायर एटॉमिक नंबर, तो Br की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके, इसमें हम कंपेयर करें, फर्स्ट एटम कार्बन, यहां पर भी कार्बन से एसोसिएटेड है H और कार्बन, यहां पर एसोसिएटेड है HF और कार्बन। ठीक है, तो यहां पर फ्लोरीन का एटॉमिक मास कार्बन से ज्यादा है और इसी की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आयोडीन से फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि डिसीजन इसी कार्बन पर हो जा रहा है। सेकेंड कार्बन तक अगर हम जाते तो फिर आयोडीन के बेसिस पर हायर एटॉमिक नंबर हम कंसीडर करते, मगर यहां फर्स्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, यहां फर्स्ट कार्बन पर 1 H 1 C 1 F है और F की प्रायोरिटी C से ज्यादा है, तो यही डिसीजन हो जाएगा, सेकेंड कार्बन तक हम नहीं जाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, इससे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। ओके, इन दोनों में हम कंपेयर करें, फर्स्ट कार्बन कॉमन है, लेकिन इस कार्बन से O एसोसिएटेड है और इस कार्बन से कार्बन एसोसिएटेड है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ओके,
यहां पर भी फर्स्ट एटम कार्बन, कार्बन कॉमन है, मगर कार्बन से 2 O एसोसिएटेड हैं, यहां कार्बन से 2 C एसोसिएटेड हैं, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ओके यहां पर देखें हम फर्स्ट कार्बन कॉमन है, इसमें हम चले आगे कार्बन, यहां पर भी कार्बन, ठीक है, मगर इस कार्बन से O एसोसिएटेड है और इस कार्बन से S एसोसिएटेड है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ओके तो एक एक एटम हम चेक करते चलेंगे, ठीक है, जहां पे भी वैलेंसी आ रही है वहां से शुरू करेंगे। फर्स्ट पर डिसीजन नहीं हो रहा तो सेकंड पर नहीं हो रहा तो थर्ड, इस तरीके से एक एक एटम हम चेक करते चलेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके इन दोनों में हम कंपेयर करें, फर्स्ट एटम कॉमन, सेकंड कार्बन कॉमन, थर्ड भी कार्बन है दोनों में, मगर थर्ड में कार्बन से नाइट्रोजन एसोसिएटेड है, यहां कार्बन से कार्बन एसोसिएटेड है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके इन दोनों ग्रुप्स को हम कंपेयर करें, यहां पर फर्स्ट पोजीशन कार्बन कॉमन है, सेकंड कार्बन कॉमन, मगर इस कार्बन से O एसोसिएटेड है और इस कार्बन से कार्बन एसोसिएटेड है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो रिंग का नंबर कितना है, कितने एटम्स रिंग में प्रेजेंट है, उससे मतलब नहीं। फर्स्ट एटम चेक किया, फिर सेकंड चेक किया, फिर थर्ड चेक किया, इसी तरीके से एक एक करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके यहां अगर अपन देखें, फर्स्ट कार्बन कॉमन है, सेकंड यहां पर देखिए ऑक्सीजन आ रहा है और इस कार्बन से कार्बन ही एसोसिएटेड है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दिया जाए C ट्रिपल बॉन्ड N एंड CH2 NH2। ओके तो जो मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स होते हैं, जैसे अगर डबल बॉन्डेड है तो 2 टाइम्स हम काउंट करते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो 3 टाइम्स हम काउंट करते हैं। डबल बॉन्डेड एटम्स आर काउंटेड 2 टाइम्स और ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स आर काउंटेड 3 टाइम्स। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ऐसा मॉरिसन एंड बॉयड में दिया हुआ है, रूल्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा है हम फॉलो करेंगे। तो कार्बन से नाइट्रोजन एसोसिएटेड है, तो एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ एसोसिएटेड है, एक बॉन्ड मैंने तोड़ा, तो बॉन्ड तोड़ा तो यहां पर मैंने जोड़ दिया नाइट्रोजन, क्योंकि ये बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ था और नाइट्रोजन के साथ मैंने लगा दिया कार्बन। नाइट्रोजन से कार्बन एसोसिएटेड था, कार्बन से नाइट्रोजन एक्सचेंज कर दिया। एक बॉन्ड और तोड़ा, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ा तो इसमें एक और मैंने नाइट्रोजन जोड़ दिया, इसमें मैंने कार्बन जोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि ये कार्बन 3 टाइम्स नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 2 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। तो इस कार्बन से एक्चुअली हम 3 नाइट्रोजन एटम्स काउंट करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, कार्बन यहां पर भी कार्बन है, बट यहां एसोसिएटेड है 3 नाइट्रोजन एटम्स और यहां एसोसिएटेड है 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। तो यहां पर एटॉमिक नंबर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम ही आ रहा है, हाईएस्ट नाइट्रोजन ही है, मगर यहां नंबर ज्यादा है और नंबर ज्यादा है तो प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, जो ट्रिपल बॉन्डेड है वो 3 टाइम्स काउंट होंगे और जो डबल बॉन्डेड है वो 2 टाइम्स काउंट होंगे। हम कार्बन की वैलेंसी 3 ही लेंगे। ठीक है, यहां पर 3 वैलेंसीज हैं जो हम मेंशन कर रहे हैं, और अगर कोई मल्टीपल बॉन्डेड अगर आ रहा है, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड, तो उसमें भी हमें 3 वैलेंसीज ही कंसीडर करनी पड़ेंगी। Okay, so this was not rule 3, it is rule 4. The first is atomic number, second mass number, फिर हम आगे के 3 आइटम्स कंसीडर करते हैं, और ये मल्टीपल बॉन्डेड रूल है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रूल 4 पर।
तो हमारे पास ये 3 ग्रुप्स हैं और हम इनकी प्रायोरिटी कंपेयर करते हैं। यहां कार्बन से एसोसिएटेड हैं 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहां पर 1 H और 2 ऑक्सीजन, यहां पर तीनों ऑक्सीजन है, ठीक है, डबल बॉन्डेड 2 बार काउंट किया। तो यहां पर नंबर सबसे ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2 और ये लास्ट प्रायोरिटी पर रहेगा। अगेन क्योंकि कार्बन से 2 ही ग्रुप्स रहेंगे तो इनमें से कोई भी 2 आ जाए तो हम इस तरह से प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं। ओके, यहां हम कंपेयर करें, कार्बन से एसोसिएटेड है 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगा क्योंकि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम इसके पास है। इन दोनों में हम कंपेयर करें, सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसमें अगर हम देखें तो कार्बन से एसोसिएटेड है, इस कार्बन से एसोसिएटेड एक कार्बन और 2 नाइट्रोजन। यहां पर अगर हम देखें इस कार्बन से एसोसिएटेड है 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। तो हायर प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड है 2 टाइम्स हम काउंट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्डेड है 1 टाइम काउंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वैलेंसी तो यहां है ही कार्बन, तो ये हम बना सकते हैं इसमें। ओके, तो रूल नंबर 4, मल्टीपल बॉन्डेड अगर कोई ग्रुप्स है तो जो डबल बॉन्डेड है उनको 2 टाइम्स काउंट करते हैं और ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स को 3 टाइम्स काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर इसमें भी सिमिलैरिटी आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरीके का कोई एक हाइपोथेटिकल केस में कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। यहां पर अगर अपन देखें तो ये भी मल्टीपल बॉन्डेड है, तो हम इसको क्या करें, कन्वर्ट कर लें सिंगल बॉन्ड्स में। तो यहां पर कार्बन से नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन से कार्बन लगा हुआ है, ऐसे बना लिया। और यहां पर जो है जैसा है उसको वैसे ही हम मेंशन कर दें। यहां फर्स्ट एटम कार्बन है, यहां पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, लेकिन कार्बन से एसोसिएटेड है हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। सिमिलरली यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमन हो गया। अब हम आगे वाले एटम पर चलते हैं। आगे नाइट्रोजन है, यहां पर भी आगे नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन से एसोसिएटेड है 2 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर। मगर इस नाइट्रोजन से एसोसिएटेड है 1 H, 1 कार्बन और 1 लोन पेयर। तो यहां एटॉमिक नंबर ज्यादा आ रहा है, और एटॉमिक नंबर ज्यादा आ रहा है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट करने के बाद चेक कर लें जिसमें भी एटॉमिक नंबर, यहां पर देखिए नाइट्रोजन से कार्बन और H आ रहे हैं, यहां नाइट्रोजन से दोनों H आ रहे हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें हम डील ही नहीं कर पाते हैं इसमें, क्योंकि सब कुछ ही सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ओके, इस मॉलिक्यूल की हम बात, इन दोनों ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, एक बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ कार्बन लगा दिए, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ कार्बन लगा दिए। तो यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है सेम। इस कार्बन से एसोसिएटेड है 3 कार्बन आइटम, और इस कार्बन से भी एसोसिएटेड है 3 कार्बन आइटम सेम। तो हम आगे वाले कार्बन पर चलेंगे, आगे वाले कार्बन पर चलें। ओके, तो आगे वाले कार्बन पर चलें। थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर देता हूं, यहां पर CH3 ले लेते हैं। ओके, तो आगे वाले कार्बन पर चलें। यहां पर 3 कार्बन एसोसिएटेड है, तो यहां पर 3 कार्बन है और यहां पर भी 3 कार्बन है, तो सब कुछ ही सेम है। फर्स्ट एटम कॉमन हो गया, सेकंड कॉमन हो गया। तो ऐसे में जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, सब कुछ सेम हो जाता है, फर्स्ट एटम सेम है, सेकंड एटम भी सेम है, तो
हम ऐसे में कैसे डिसाइड करें कि प्रायोरिटी क्या होगी? ठीक है, ऐसे केस में ये रियल स्ट्रक्चर है और ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ये हमने क्या किया है, ये रियल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इमेजिनरी है, हमने रूल के बेसिस पर बनाया है। तो रियल स्ट्रक्चर की प्रायोरिटी इमेजिनरी से ज्यादा होगी। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कोई सिमिलैरिटी, सब कुछ ही सेम है, कोई डिसिमिलैरिटी नहीं है, तो रियल की प्रायोरिटी इमेजिनरी स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। ठीक है, काफी डिटेल में हम लोग ईजेड पढ़ रहे हैं, हालांकि इतने क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में या जेईई मेंस में इस पर पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, बट सिलेबस है इसलिए हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, बहुत ज्यादा फोकस करने की इस पर जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, बस उतना आप लोग सॉल्व कर लें तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक इजी क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में देखें हम, यहां पर कार्बन, यहां पर भी कार्बन कॉमन है, कार्बन से एसोसिएटेड है 2 कार्बन, लेकिन हम इसको 2 बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो 3 कार्बन होंगे, मगर इस कार्बन से एसोसिएटेड है 1 H और 2 कार्बन। हायर प्रायोरिटी इसकी होगी। एक लास्ट रूल और है, इनफैक्ट ये रूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। तो आपको इस तरह से 2 हाइड्रोकार्बन रिंग दी जाए और दोनों में कार्बन एटम्स अलग अलग हैं। ठीक है, एक 3 मेंबर ली और एक हमने 4 मेंबर रिंग ली, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए? मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलेंगे बड़ी रिंग की। ठीक है, इसको अपन ओपन करके देखते हैं कि रिंग में किस तरीके से एटम्स एसोसिएटेड है। फर्स्ट एटम 1 H है, 2 कार्बन है, हम इस तरह से मार्किंग करते चलते हैं। सेकेंड है, सेकेंड पर एसोसिएटेड है 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये थर्ड है। थर्ड की तरफ आते हैं, थर्ड 2 से एसोसिएटेड है, तो यहां पर क्या होगा, थर्ड पर भी 2 H रहेंगे, और थर्ड एसोसिएटेड है फिर फर्स्ट से, और फर्स्ट एसोसिएटेड है 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, और ये 2 कार्बन है, एक 2 और एक 3। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखें। फर्स्ट जो है ये H से एसोसिएटेड है, फर्स्ट से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है 2, 2 पर 2 H है, 2 एसोसिएटेड है 3 से, 3 पर 2 H है, और 3 एसोसिएटेड है फिर 1 से, घूम के वापस वहीं आ गए 1 पर, और 1 पर एक H है और 2 कार्बन है। ठीक है, ऐसे ही हम रिंग की ओपनिंग करते हैं 4 मेंबर के लिए। 4 मेंबर में फर्स्ट कार्बन पर एक H है, ये सेम ही है दोनों में। 2 पर चले, 2 भी सेम है, 2 H है। 2 की कनेक्टिविटी 3 से है, 3 भी सेम है, 2 H है। 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 पर 2 H है और एक कार्बन है, जबकि यहां 4 की जगह 1 है, और 1 पर 2 कार्बन है और 4 पर 2 H है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यहां पर एक ही कार्बन है, और ऐसे में प्रायोरिटी ज्यादा होगी 3 मेंबर रिंग की। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें, अगर हाइड्रोकार्बन रिंग है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, हाइड्रोकार्बन मतलब ओनली कार्बन हाइड्रोजन, नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे केस में छोटी रिंग की प्रायोरिटी स्मॉलर रिंग की प्रायोरिटी बड़ी रिंग से ज्यादा होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली ओपन करके हम लोग बना सकते हैं, ऐसा इंटरनेट से हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं और प्रायोरिटी हम असाइन कर सकते हैं। ओके, काफी डिटेल में हमने ईजेड नॉमेनक्लेचर के रूल, CIP सिस्टम डिस्कस किए। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप, आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ओके, तो यहां पर हम बात करें, काफी आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपन इसमें चेंज कर देते हैं। CH2OH, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, यहां पर देखिए 2 O और 1 H, यहां पर 2 H और 1 ऑक्सीजन। सो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा E। ठीक है, ओके, तो यहां बात करें कार्बन कार्बन कॉमन, तो ट्रिपल बॉन्डेड है, 3 टाइम्स नाइट्रोजन काउंट होंगे, यहां पर 1 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन काउंट होंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, लोअर रिंग इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा होगी, तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, सेम साइडेड जूसामैन। ठीक है, Z होगा।
तो हम लोगों ने काफी डिटेल में EZ डिस्कस किया, नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, सिलेबस में है, हम लोगों ने डिस्कस किया। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं सिन और एंटी। बहुत स्पेशल टाइप का नॉमेनक्लेचर है और बहुत स्पेशल कंपाउंड्स में ही ये काम में आता है। इट इज यूज्ड फॉर ऑक्साइन्स, ठीक है। ऑक्साइन्स कैसे बनते हैं? ऑक्साइन्स बनते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन से, ठीक है। यहां पर कोई भी एक H होगा तो एल्डिहाइड होगा, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन होगा। इसकी रिएक्शन कराई जाए हाइड्रोक्सिल अमीन से, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराने पर, उल्टा लिखते हैं इसे, इसकी जब हीटिंग की जाती है तो यहां वाटर का लॉस होता है और वाटर के लॉस से कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन पर प्रेजेंट रहेगा एक OH और एक लोन पेयर रहेगा, ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। सिमिलरली कार्बन पर रहेगा R1 और R2, ये ग्रुप्स भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर ये डिफरेंट हैं तो ये दोनों अगर डिफरेंट हैं तो ये मॉलिक्यूल GI शो कर सकता है। अब GI अगर शो करेगा तो हम इसे सिस ट्रांस बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर कार्बन रहेंगे, यहां पर OH है। सिस ट्रांस के लिए कोई एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। EZ भी नॉर्मली इसके लिए यूज नहीं करते हैं, हालांकि यूज कर सकते हैं। अगर इसमें कोई एटम ही नहीं है तो एटॉमिक नंबर इसका 0 ले लें तो EZ तो बोल सकते हैं, बट जो कॉमनली यूज होता है वो नॉमेनक्लेचर है सिन और एंटी, ठीक है। तो सिन और एंटी कैसे बोलते हैं हम डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है इन जनरल में बोल रहा हूं इसे ऑक्साइन, ठीक है। तो ऑक्साइन कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। R1 और R2 को एक्सचेंज कर दें तो एक नया मॉलिक्यूल बनेगा। हम ये बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल GI शो कर रहा है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे सिन और एंटी हम इनके लिए डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर जो कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया है वो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से बनने वाले, ठीक है, ऑक्साइन्स को एल्डोक्साइन्स कहा जाता है। सो एल्डोक्साइन्स बनते हैं किससे? एल्डिहाइड से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, यहां पर हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप लिया, ये R कुछ भी हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलमाइन, तो हाइड्रोक्सिलमाइन की रिएक्शन है, हीटिंग किया, वाटर का लॉस हुआ और यहां पर एक मॉलिक्यूल बना। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 तरीके से बन सकता है, लोन पेयर और R आमने सामने आ जाएं, और ऐसे भी ये बन सकता है जिसमें लोन पेयर और H आमने सामने आ जाए। सो 2 फॉर्म्स में मॉलिक्यूल जनरेट हो सकता है और ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो यहां पर अगर OH और H आमने सामने हैं तो इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है सिन। सिन कब होगा? एल्डोक्साइन में सिन होगा जब हाइड्रोजन और OH आमने सामने होंगे, और हाइड्रोजन और OH अगर ऑपोजिट होंगे तो ये होगा एंटी, ठीक है। एंटी कब होगा? जब H और OH ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और सिन कब होगा? जब H और OH सेम साइड में होंगे। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स एल्डिहाइड से बनने वाले जो ऑक्साइन्स हैं उनको एल्डोक्साइन्स कहा जाता है, जबकि कीटोन्स से बनने वाले ऑक्साइन्स को कीटोक्साइन्स कहा जाता है। ओके, तो कीटोक्साइन्स में अगर अपन बात करें, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैंने एक अल्काइल ग्रुप ले लिया मिथाइल, और यहां पर मैं एक अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं इथाइल। रिएक्शन विथ NH2OH will lead to formation of compounds which are known as oxynes. In this particular case they will be known as ketoxymes. But these ketoxymes by the loss of water formation जो होगा by the loss of water, these ketoxymes will exist in 2 forms and these 2 forms will be isomers or geometrical isomers of each other. बट यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जो तरीका हम एल्डोक्साइन के लिए लेते हैं वो उस तरीके से हम सिन एंटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो नाम लेते हैं या जो कॉमनली यूज किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको सिन और एंटी दोनों ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही मॉलिक्यूल को
दोनों ही मॉलिक्यूल को दोनों नाम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बताता हूं। एक नाम इसका होगा सिन। सिन का मतलब होगा सेम साइडेड, तो OH की सेम साइड में इथाइल है, तो हम इसको सिन अगर पहले लिख रहे हैं तो इथाइल पहले लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी सेम साइड में या सिन साइड में इथाइल है। फिर जो बचा हुआ ग्रुप है दैट इज मिथाइल, वो रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम इसे लिखेंगे कीटोक्साइन। ठीक है, या अगर इसका नाम हम लिखते हैं, पहले हम एंटी लिख दें, तो OH की एंटी साइड में, OH की एंटी साइड में मिथाइल है, पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर जो भी बचा हुआ है, ठीक है, इथाइल, वो मेंशन करेंगे और फिर इसे लिखेंगे कीटोक्साइन। ठीक है, तो अब इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल का नाम बताइए क्या लिख सकते हैं। OH की सेम साइड में मिथाइल है, तो हम ऐसे मेंशन करेंगे, सिन अगर लिखते हैं तो मिथाइल पहले लिखेंगे। ठीक है, नाम अलग अलग आ रहे हैं लेकिन सिन से दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिन मिथाइल, फिर जो बचा हुआ नाम है इथाइल, फिर लिखेंगे कीटोक्साइन। सिमिलरली अगर एंटी से शुरू करते हैं तो एंटी पर क्या है, इथाइल, तो एंटी पर आ जाएगा इथाइल, फिर आ जाएगा मिथाइल और फिर हम मेंशन करेंगे कीटोक्साइन। ओके, तो अगर हम सिन लिखते हैं तो जो सेम साइड में पहले मेंशन करते हैं, बचा हुआ बाद में मेंशन करते हैं, और एंटी लिखते हैं तो जो पहले एंटी पर है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पहले लिखते हैं और जो बचा हुआ बाद में लिखते हैं। तो कीटोक्साइन के नाम दोनों हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल के दो नाम हैं, जबकि एल्डोक्साइन में या तो उसे सिन लिखते हैं या उसे एंटी लिखते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, कीटोक्साइन एल्डोक्साइन के लिए आपको थोड़ा सा नाम समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मॉलिक्यूल दिया जाए, पहली बात यहां पर H है तो ये एल्डोक्साइन होगा। दूसरी बात OH के सेम डायरेक्शन में H है तो ये सिन एल्डोक्साइन होगा। ठीक है, सेम साइडेड। ओके, यहां पर H प्रेजेंट है, सेम मतलब H अगर प्रेजेंट है तो इट विल बी एल्डोक्साइन, और क्योंकि OH और H दोनों ऑपोजिट साइड में है तो इसका नाम होगा एंटी। ठीक है, एंटी एल्डोक्साइन। तो एल्डोक्साइन के लिए दो ही नाम बोल सकते हैं, सिन और एंटी। बट अगर हमारे पास में कुछ इस तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं, तो यहां पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कीटोक्साइन होगा। और अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो दो तरीके से नाम लिख सकते हैं। सिन, सेम साइड में इथाइल है, पहले इथाइल लिखेंगे, फिर फिनाइल, और फिर मेंशन करेंगे हम ये कीटोक्साइन में। ओके, और अगर नाम शुरू होता है एंटी, तो एंटी पहले हम लिखेंगे, एंटी साइड पर फिनाइल है, फिर इथाइल है, और फिर हम लिखेंगे कीटोक्साइन। ठीक है, तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, यहां पर भी एक भी H अवेलेबल नहीं है, कीटोक्साइन होगा, तो इसका नाम हम लिखते हैं सिन। अगर लिखते हैं तो OH की सेम डायरेक्शन में टर्शरी ब्यूटाइल है। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, फिर जो बचा हुआ है ग्रुप वो मेंशन करेंगे, फिर मेंशन करेंगे कि ये कीटोक्साइन। और अगर मान लीजिए एंटी करके लिखते हैं तो OH की एंटी पोजीशन पर मिथाइल है, पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर टर्शरी ब्यूटाइल, और फिर लास्ट में मेंशन करेंगे कि ये कीटोक्साइन है। ओके, तो ये तो बात हुई नॉमेनक्लेचर की, EZ और सिन एंटी। अब हम बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में काउंटिंग की, काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मान लीजिए कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है
तो अगर हम इसमें देखें, जो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, जीआई शो कर रहा है, और जीआई शो कर रहा है, तो हम इसमें बोल सकते हैं या तो सिस ट्रांस या EZ फॉर्म बनेगा, या तो E होगा या Z होगा, दोनों में से एक रहेगा, या तो E होगा या Z होगा, या सिस होगा या ट्रांस होगा। मतलब इस डबल बॉन्ड के अबाउट एक पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको मिल सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्कस करें जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल है, मान लो मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूं, Cl मैंने लगा दिया, तो ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है क्योंकि यहाँ H है, यहाँ मिथाइल अलग अलग ग्रुप्स हैं, यहाँ H है, यहाँ पूरी लॉन्ग चेन है, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, GI शो कर रहा है। सिमिलरली ये भी GI शो कर रहा है, यहाँ पर एक H है, एक Cl है, अलग अलग है, यहाँ पर एक H है, एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, ये H और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये डबल बॉन्ड भी GI शो कर रहा है। अब इसमें कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्योंकि देखिए ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है तो ये भी EZ बना सकता है, और ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है तो ये भी EZ बना सकता है। तो हमारे पास एक्चुअली दो डबल बॉन्डेड सिस्टम है जो GI शो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, पहला E फॉर्म में एग्जिस्ट करे और दूसरा भी E फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उस कॉम्बिनेशन के लिए एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसको हम बना के भी देख लेते हैं, थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बार बार हम ये सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। तो मान लीजिए कि यहां पर ये दो डबल बॉन्ड से जो GI शो कर रहे हैं, बीच में एक CH2 ग्रुप है, तो अगर हम इसका E फॉर्म देख रहे हैं तो E फॉर्म जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड। सिमिलरली इसके लिए अगर हम बनाते हैं E फॉर्म तो ऐसे बनेगा, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, E फॉर्म होगा, तो दोनों E हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी। ये एक पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल होगा जिसमें दोनों डबल बॉन्ड E फॉर्म शो कर रहे होंगे। कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कनेक्टिविटी सेम हो, मगर पहला जो बॉन्ड है, जो पहला पाई बॉन्डेड सिस्टम है वो E हो और दूसरा पाई बॉन्डेड सिस्टम Z हो जाए, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, Cl की पोजीशन ये हो गई, H की ये हो गई, ठीक है। थर्ड कोई ऐसा भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें दोनों Z हो, और फोर्थ ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें पहला तो Z हो और दूसरा E हो। तो ऐसे चार कॉम्बिनेशंस हमको मिल सकते हैं, और ये चारों डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर पाई बॉन्ड जो GI शो कर रहा है तो उसमें दो आइसोमर बन सकते हैं EZ, लेकिन अगर दो पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में हमें देखना पड़ेगा कि कितने टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं, और इसको हम कहते हैं काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से कई सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं अगर उनमें कई सारे कॉम्बिनेशंस में या कई लोकेशंस पर या कई डबल बॉन्ड्स हो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। तो मोर देन वन अगर है तो दो से ज्यादा आंसर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स में GI की काउंटिंग के लिए हम सबसे पहले मॉलिक्यूल को एनालाइज कर लें। मॉलिक्यूल्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, अनसिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल हमने लिया है इलस्ट्रेशन में वो अनसिमेट्रिकल है, मतलब अगर हम इसे बीच से कट कर दें तो दोनों पार्ट सेम नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम बीच से कट कर दें तो ये दोनों पार्ट सेम नहीं है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हम इसको बीच से कट करें तो दोनों पार्ट्स क्या है, सेम है, और ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल। तो पहले हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन देखते हैं, एंड देन वी विल कम टू सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। अनसिमेट्रिकल के केस में सबसे पहले यू काउंट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स
शोइंग GI। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आउट आप काउंट कर लीजिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, और टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज 2 की पावर n। ठीक है, मैथ्स का फॉर्मूला भी इफ यू हैव n लोकेशंस एंड एवरी लोकेशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, तो यहां पर हमारे पास n लोकेशंस हो गई, n डबल बॉन्ड्स हो गई जो GI शो कर रहे हैं, और हर डबल बॉन्ड को हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो E से या Z से, और ऐसे में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2 की पावर n। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दो डबल बॉन्ड से जो GI शो कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ GI हो जाएंगे 2 की पावर 2 4। सिमिलरली यहां पे भी दो डबल बॉन्ड GI शो कर रहे हैं, तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसमें हम देखें, एक ये पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं जो GI शो कर रहे हैं, n की वैल्यू 3। सो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 की पावर 3 8। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो यहां n की वैल्यू कितनी होगी? ये पाई बॉन्ड GI शो कर रहा है, ये भी GI शो कर रहा है, ये भी GI शो कर रहा है, लेकिन ये GI शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहां टर्मिनल CH2 रहेगा, दोनों सेम रहेंगे। तो n की वैल्यू 3, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 की पावर 3 8। ध्यान रहे, ऐसे बॉन्ड्स भी आ सकते हैं जिसमें GI हो ही नहीं रहा हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ओके, अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल समझ आ रहा है आप लोगों को, बीच में ग्रुप्स आ गए। ठीक है, यहां पर एक CH2 आ गया जबकि यहां नहीं है। ये पाई बॉन्ड GI शो नहीं कर रहा है, ये पाई बॉन्ड GI शो नहीं कर रहा है, ये पाई बॉन्ड GI शो कर रहा है, ये पाई बॉन्ड GI शो कर रहा है। n की वैल्यू 2, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 की पावर 2 4 हो जाएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, जैसे कि जो हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल, इसकी बात करें, यहां से हमने कट कर दिया, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं। तो ऐसे में जब हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं, E E, सेकेंड Z Z, थर्ड E Z एंड फोर्थ ZE, तो ये दोनों तो खैर डिफरेंट है, मगर ये दोनों सेम है। मतलब अगर हम इसको E लेते हैं और इसको Z लेते हैं, तो रिवर्स डायरेक्शन से देखेंगे तो ये ZE ही होगा। तो ये अननेसेसरीली 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, डिफरेंट है ही नहीं, ये सेम ही है, मतलब EZ इज सेम एज ZE। तो ऐसे में जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं तभी ये बात हो पाती है, और ऐसे में 2 की पावर n से कम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे होते हैं, तो हम इग्नोर करेंगे, हम इनको हटा देंगे। ऐसे में जब आपको काउंटिंग करनी हो तो n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शोइंग GI, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शोइंग GI, ये कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और अगर हमें काउंटिंग करनी हो टोटल GI की, सो टोटल GI विल बी काउंटेड एज 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p। यहां पर p मैंने एक नया, ठीक है, नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया है। p विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर n अगर इवन है तो n बाई 2 क्या हो जाएगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी, फ्रैक्शन नहीं होगा, n बाई 2 माइनस 1। और अगर हम n की वैल्यू अगर ऑड हो जाती है तो n माइनस 1 अगेन एक इवन नंबर हो जाएगा, इवन डिवाइडेड बाय 2 एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ऐसे में हम n माइनस 1 बाई 2 लेते हैं, और अगर n ऑड है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इट विल, ठीक है, यहां पर क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, और यहां पर क्या होगा, n माइनस 1 इवन है, इवन डिवाइडेड बाय इवन एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो n की वैल्यू 2 है। ठीक है, इवन नंबर है, टोटल नंबर ऑफ GI हो जाएंगे 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, दैट इज 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 3। और हम कॉम्बिनेशन से भी बता ही पा रहे हैं कि जो टोटल GI है वो 3 है,
फॉर्मूले से भी हम बता सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक बना करके देखो, और जब आप एक एक बना करके नहीं देखोगे तो इट विल बी यूजफुल कि आप क्वेश्चन फॉर्मूले से करें, ठीक है, रादर देन अगर आप सारे बना के देखते हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यू गो बाय द फॉर्मूला, ठीक है, थोड़ा आसान भी रहेगा, टाइम भी बचेगा, और आप लोगों ने सीख तो लिया ही है कि किस तरीके से सिमेट्रिकल में कम हो जाते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें बढ़ेगा। ओके, अगेन ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, n की वैल्यू है 4, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू होगी 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1, ठीक है। सो वैल्यू विल बी 10, तो 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। हालांकि हम ये 10 इसमें कॉम्बिनेशंस लेकर के लिख भी सकते हैं, बट इट इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग, तो फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आप लोग करें, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में तो अगर अपन देखें, ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, बड़ी अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन की हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि यहां पर नाइट्रोजन से कार्बन डबली बॉन्डेड है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, और n की वैल्यू 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें बनेंगे 2 की पावर 3 8, जबकि इस क्वेश्चन में हम देखें ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, 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 ठीक है, तो ये सारे जीआई शो कर रहे हैं, टोटल n की वैल्यू हो जाएगी 4, और इसमें सिमेट्रिकल होने की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो अगेन इसका आंसर 10 आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने काउंटिंग देखा, किस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी काफी प्रैक्टिस करेंगे, और अभी हमने आज और पिछले लेक्चर मिला करके हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डबल बॉन्डेड सिस्टम में कैसे जीआई बना सकते हैं, कैसे जीआई एग्जिस्ट करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में वी विल डिस्कस सम मोर टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, ट्राइफिनाइल सिस्टम, ठीक है। तो बाकी सारे जो बचे हुए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।